कवन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं जैसे आज बड़े तेज़ी से हालात बदले हैं और यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ है। फिर ये कि अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और इसी तरह हमारे अपने ख़ित्ते की सूरत हाल में बड़ी बुनियादी तब्दीली आई, जैसे चाइना ने ज़रा थोड़ा सा इंडिया को टाइट किया है। तो ये जो सारी सूरत हाल अचानक जो सामने आ रही है, तो क्या ये वाकई अचानक है या इसके पीछे कोई यानी आप जिस नुक्ते नज़र से चीज़ों को देखते हैं कि कोई इकनॉमिक खेल खेला जा रहा है, कोई ख़ास एजेंडा है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आपको कैसे नज़र आ रहा है ये सारा? यानी ये बस हादसा है कि जो पे पे मुख्तलिफ हो रहे हैं हादसात हैं, या ये कि ये सारे हादसात किसी एक चीज़ के साथ जाके लिंक हो रहे होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खालिद साहब मुझे इनवाइट करने का। और आपने जो बात की मेरे ख़्याल में मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ सर, हम कुछ अरसे से जो प्रोग्राम भी इकनॉमिक्स द न्यू वॉर फ्रंट में डिस्कशन कर रहे हैं, वो ये है कि ये सारा जो माहौल और मंजरनामा ये एकदम नहीं आया, ये बिल्डअप हुआ है। और इसके जो साइंस होते हैं वो, या इसकी जो ट्रेसेस हैं वो हमें काफ़ी अरसे से नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर हम करीब में ही जाएँ तो जो पाकिस्तान जब IMF के प्रोग्राम में गया था तो उस वक्त भी हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था कि इसको बाइकआउट करना चाहिए, तो वो भी एक छोटी सी कड़ी थी उस डायरेक्शन में। अब तो ये है कि अब इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो जियो पॉलिटिक्स हैं ये अब कंबाइंड है, और बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि अब बड़ी तेज़ी से किसी एक मंतकी अंजाम की तरफ ये चीज़ें जा रही हैं। शुरुआत मेरी नज़र में तो 9/11 से क्लियर कट ये हो गई थी इस पूरे प्रोसेस की। अब ये है कि शायद वो कहते हैं ना कि द फाइनल 100 मीटर्स, वो जो स्प्रिंट है, लगता ये है कि अब उस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं। तो इसमें हम किधर बैठते नज़र आ रहे हैं? यानी देखें, जो भी एक नया माहौल बन रहा है उसमें ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ब्लॉक्स में एक तकसीम है ना, जो हम देख रहे हैं कि सऊदी और ईरान का आपस में पुराना एक वो चल रही थी, जो भी आपस की चपकलश, और उस चपकलश में बहरहाल हम एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश तो हमेशा हमारी रही है, क्योंकि बहरहाल हमारे इंटरेस्ट दोनों तरफ हैं और ख़ुद हमारी अपनी सोसाइटी के जो भी दोनों तरफ दिलचस्पियाँ भी हैं, मोहब्बतें भी हैं, कुर्बतें भी हैं, मराकज़ भी हैं, मुक़द्दसात भी हैं। तो अब ये सारी चीज़ वो हमें मजबूर करती थी एक बैलेंस रखने पे, मगर ये कि वो बैलेंस कोई इम्बैलेंस होता नज़र आ रहा है ख़ास तौर पे। यानी ये तो बहुत ही अचंभे की बात महसूस हो रही है कि हम सऊदी अरब से दूर हो रहे हैं और ईरान के करीब जाते नज़र आ रहे हैं, जहाँ शायद उससे भी करीब तो खैर न हो रहे हों, लेकिन ये कि सऊदीया से दूर होते नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल ये यानी उनकी खफगी, नाराज़गी, यानी अब कोई वो सिर्फ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में नहीं ज़ाहिर हो रही है, बल्कि बिल्कुल खुल के ज़ाहिर हो रही है। और पैसे मांग लेना, जहाज़ से उतार देना, यानी बड़ी यानी वो कोई आया, ये वो सिर्फ अभी मैसेज दे रहे हैं हमें कुछ संभल जाओ, समझ लो, या ये कि बिल्कुल ही नाराज़ होकर किनारे लग चुके, ये एक अपनी जगह पे चीज़ है। और कुछ तो है ना जिसको सुलझाने के लिए चीफ साहब को जाना पड़ा है वहाँ पे, तो इसका कोई इम्पैक्ट वापस, यानी अगर वो सुलझ जाता है तो कोई तलाफ़ी माफात, तलाफ़ी के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी क्या यहाँ पे कोई तब्दीली भी मुतवक्के है फिर? सर मेरे ख़्याल में तो इस पूरे मंजरनामे को खालिद साहब अगर हम देखें तो हमें ये समझना है कि ये सिर्फ कुछ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है, ये तो इस पूरे रीजन के अंदर जो एक रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन होती है वो होने जा रही है, और नई अलाइंसेस अपेरेंटली बिल्ड हो रही हैं। आप देखें कि इसका अगर इस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रिगर पॉइंट है वो तो है कि UAE ने जो इज़राइल को रिकगनाइज़ किया है। अब जाहिर है इस रीजन के हिसाब से या मुस्लिम वर्ल्ड के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। इज़राइल तो हमेशा से ही आप कह लें कि द अनएक्सेप्टेबल रियलिटी थी जो हमारे सामने थी। तो अब ये है कि रादर दैन कि उस रियलिटी को अंडू किया जाता है, उस रॉन्ग को अंडू किया जाता, अब ये उसके साथ कहते हैं जॉइनिंग द फोर्सेस। तो हमें देखना ये है कि इसके पीछे मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं। ज़ाहिर है कहीं से तो ये मोटिवेशन आ रही है, क्या ये प्योरली इकोनॉमिक मोटिवेशन है, या फिर ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है, या फिर इससे कुछ ज़्यादा बड़ा एजेंडा यहाँ पे डिप्लॉयड है। अच्छा, हम लोग उस एजेंडे या उस बड़े बिगर प्लान से बाहर नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ दैट प्लान। इट्स जस्ट के कुछ प्लान्स अभी अनफोल्ड हो गए हैं, जिस तरह UAE का रिकगनाइज करना,
और कुछ अभी नहीं हुए हैं, जो कि एक प्रोसेस के तहत अब अनफोल्ड होना शुरू होंगे, क्योंकि ट्रिगर तो हो चुकी है ये चीज़। अच्छा सर, ये जहन में रखना चाहिए कि जो यूएई ने इजराइल को रिकगनाइज़ किया है, ये चले डिप्लोमेटिकली तो एक पहला स्टेप है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, लेकिन कमर्शियली स्पीकिंग इजराइल को इससे पहले ओमान जो है वो रिकगनाइज़ कर चुका है। और आपको याद होगा कि यही नेतन्याहू जो है वो ओमान का एक दौरा भी करके जा चुका है, जिसमें इनके ट्रेड रिलेशंस बहाल हुए थे। इसी तरह एक पोर्ट के ऊपर उनको इजाज़त भी दी थी ओमान ने, दुकम पोर्ट को, कि इजराइल उसको यूज़ कर सकता है फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो आप देखें कि एक तो ये हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, फिर विद इन द मुस्लिम में अमेरिका के बड़े बड़े अड्डे भी हैं। ओमान में सर अमेरिका के अड्डे हैं, ओमान में, और अड्डों का कभी कभी हमारे बड़े भी सैर करने जाया करते थे, अब शायद नहीं जाते, लेकिन पहले बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक वहीं कुछ तय होता था बेशक, उसके बाद कोई अब मतलब चलें आगे, ठीक है बिल्कुल। तो आप देखें कि हम अगर कहें कि इन फैक्टर्स से हम इंडिपेंडेंट होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब ये है कि एक तो ब्रॉडर जियोपॉलिटिक्स में इस खित्ते के अंदर चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, चेंजेस जो है ना वो 2020 के अंदर आप देखें कि बड़ी तेज़ी से अनफोल्ड हो रही हैं। उसके अंदर साउथ चाइना सी में भी एक्टिविटी बिल्ड हुई है। उससे ऊपर आए तो इंडिया, वो जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और इंडिया है चाइना के अगेंस्ट। जी बिल्कुल, ये चार उधर खड़े। बिल्कुल। और पीछे कौन है? वहाँ इसराइल। जी बिल्कुल, मतलब उसकी वो सारा मकसद से ये नहीं कि वो जो बड़ा भाई का किरदार इन ब्लॉक्स को बनाने में वो तो अमेरिका है, ठीक, और अमेरिका को कंट्रोल करने वाली एंटिटी इजराइल है, ठीक है। तो वो जो ताने बाने हैं वो तो मिलते हैं। तो अब आप देखें कि आप अगर एक एक्सट्रीम पे चले जाएं और आप बिल्कुल ईस्ट की तरफ चले जाएं, पाकिस्तान को सेंटर में रखते हुए, तो वहाँ से भी एक अलायंसेस के जो शेड्स हैं वो बिल्ड होना शुरू हुए हैं अगेंस्ट अनदर ब्लॉक जो इस रीजन में क्रिएट हो रहा है, जिसमें चाइना है, रशिया है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये एक सवाल है। तो वो तो खैर रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, एक सवालिया निशान है। ठीक है। तो एक तो वहाँ पे अलायंसेस बन रही हैं, पीछे अमेरिका उसको मतलब आप कह लें कि कंट्रोल कर रहा है, इजराइल उसके अंदर बहुत डोमिनेंट रोल है। फिर उसके बाद जो चाइना इंडिया के रिलेशंस चंद महीनों में जो डिटीरिएट हुए, मतलब हम लद्दाख की बात करते हैं, उससे पहले इनकी जो डोकलम हाइट्स का, तो मतलब ये एक बिल्डअप है। अच्छा, इधर आए तो चाइना को भी नजर आता है कि खित्ते में कोई चेंज आ रही है, उससे पहले पहले जितना मैं काबू कर सकता हूँ कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद यानी बाद की बार्गेनिंग के लिए भी चाइना को चाहिए कि वो ये सारा काबू करके रखे। सर देखिए ना, एक अक्लमंद जो एक एंटिटी होती है वो अपने दुश्मन के प्लान्स या उनके एक्शंस को प्रीएम्प्ट करती है। ठीक। तो चाइना ने जो इंडिया के साथ ये जो लद्दाख में खुद मामला छेड़ा है, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है चाइना की, क्योंकि उनको नज़र तो आ रहा है और कई सालों से नज़र आ रहा है कि ब्लॉक बन रहा है और इंडिया जो है उसमें लीडिंग रोल प्ले करने जा रहा है, और उसके पीछे इंडिया का कनेक्शन अमेरिका के साथ और फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर इजराइल। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं ना, ये पार्टनरशिप्स बिल्ड तो हो रही हैं पोस्ट 9/11, लेकिन अब वो खुल के सामने यानी ताल्लुकात होना एक अलग बात है जी, और बाकायदा एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर होना एक दूसरी बात है। बिल्कुल। ताल्लुकात तो सफारती ताल्लुकात चाइना और इसराइल के भी हैं और इंडिया और इसराइल के भी हैं, लेकिन इसराइल जो स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है वो इंडिया का है, ना कि चाइना का। बिल्कुल ऐसा ही हो गया ना। जी बिल्कुल। तो अब जब अमारात ने तस्लीम कर लिया उसको, इसराइल को, तो उसके पीछे भी असल बात तो यही नज़र आ रही है ना कि वो जो भी अपनी गिरती हुई मईशत है उसको सहारा देना चाहता है इसराइल के थ्रू। बिल्कुल। वैसे भी उसकी मईशत तो पहले तो वही जो है ना सूखा गोश्त खाने वाले और यही कुछ थी ना। तो वैसे सऊदी अरब के साथ से भी कुछ थोड़ा सा खिसक नहीं रहा ये जो अमारात? सर बिल्कुल, आप देखें कि इन्होंने अभी ईरान को भी यानी ईरान से भी अपने कोई मायदे वगैरह किए हैं, यूएई ने शायद किया है। तो वो एक चीज़ जो है ना वो यानी सऊदी, ये समझा ये जाते हैं, हम जब देखते हैं जी अरब है तो अरब में अमारात और मुत्तहदा अरब अमारात और फिर उसको सऊदी अरब के साथ, लेकिन ये कि उनके आपस में भी एक डिवीजन है। ये वो उस तरह के अरब नहीं है जैसे इजाज़ के अरब है, बल्कि इजाज़ के अरब और इन अरबों में भी फ़र्क है। और ये ज़रा थोड़े से ज़्यादा बदवियाना अंदाज इनका रहा है जो ये अरब अमारात वाले, तो इनके पास तेल आ गया फिर अभी, तो अब ये सऊदी अरब से कुछ दूर होते महसूस हो रहे हैं, जैसे ईरान के करीब आ गए, उधर से उसको तस्लीम कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे, इसराइल के तस्लीम करने के पीछे जो ये जो इसने किया है अमारात ने, सऊदिया का हाथ होना ज़रूरी नहीं है। सही, मतलब यानी सऊदिया की मर्ज़ी के बगैर भी हो सकता है ये। सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें ये देखना है कि इनकी अलाइंस बड़ी एक डिफरेंट शक्ल में नज़र आई जब यमन की जंग थी, और आपको पता है ये पार्टनर्स थे।
यूएई जो है वो सऊदीया के साथ पूरी तरह ऑन बोर्ड था जब यमन की जंग थी, और कुछ अर्सा पहले, कुछ 1 महीने पहले इन्होंने अपने आप को एग्ज़िट किया है उस जंग से, और सऊदीया के साथ इनकी खफकी भी बढ़ी है, तो वो भी एक साइन था। उसके बाद यूएई को हमें याद रखना चाहिए कि हमेशा से हिस्टोरिकली ईरान की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वही यूएई की असल में मईशत होती थी, और आज भी मुझे जहन में जो आ रही है कि तकरीबन कुछ $26 बिलियन के करीब जो मईशत है यूएई की वो ईरान के साथ ट्रेड में है। ठीक। और उनके वहाँ से बोट्स चलती हैं, फेरीज चलती हैं जो सामान लाती हैं, एज अ ट्रेडिंग हब इसको यूज़ करते हैं। तो अब वो ताल्लुकात तो अपनी जगह मौजूद हैं, अब हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, लेकिन अब ये जो नई ओरिएंटेशन हो रही है ये हमें समझनी है कि इसके पीछे मोटिवेशन फैक्टर क्या है, क्योंकि जाहिर है उसका कहीं ना कहीं शेड्स और इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा, और जो हमारी लोकल पॉलिटिक्स हैं उसके अंदर कितना इन्फ्लुएंस है। क्योंकि आप देखें कि जो स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स हैं वो तो हमने बात की कि बिग ब्रदर तो अमेरिका है, और बिग ब्रदर को जो कंट्रोल करने वाली एंटिटी है वो इजराइल है। अब अगर यूएई इजराइल के साथ डायरेक्ट रिलेशंस क्रिएट कर रहा है, ब्रदर के साथ जो वो भाभी जी है, भाभी जी बिल्कुल, तो वो तो कंट्रोलिंग सीट पे तो वो बैठे हुए हैं। तो अब अगर इनके डायरेक्ट रिलेशंस उनके साथ क्रिएट हो रहे हैं तो ये वो छुपी हुई पॉलिटिक्स थी जो अब खुल के सामने आ रही हैं। तो खुल के सामने आना इटसेल्फ एक मैसेज है कि अब शायद मेन स्ट्रीम एक्टिविटी ठीक शुरू करने का टाइम आ गया है। तो हमें भी देखना है कि हम अच्छा, अब किसके ये साथ एक तरह से सऊदी अरब को भी आइसोलेशन में ले जाने की बात, मतलब मामला नहीं देखे ना, उससे वो भी डिस्कनेक्ट हो गया, अमारात भी, हमने भी फासला पैदा करना शुरू कतर पहले ही हुआ, कतर पहले ही हुआ है। अच्छा, कतर के भी ताल्लुकात हैं ना उनके साथ, यानी वह तो वो बाज़ाब्ता ताल्लुकात नहीं है लेकिन बेकायदा ताल्लुकात जो हैं कतर के भी मौजूद हैं इसराइल के साथ, जैसे ओमान के हैं ऐसे कतर के भी हैं। अच्छा सर, कतर के एक तरफ हमें यूं नजर आता है कि सऊदी अरब भी करीब हो रहा है इसराइल के, लेकिन ये सारी एक्टिविटी ये बता रही है कि सऊदी अरब अपने दोस्तों से कट रहा है जी। तो इस कटने, और हम भी उससे दूर हो रहे हैं। तो अगर हमने सऊदी अरब को बिल्कुल ही तना कर दिया और सारे मुस्लिम ममालिक भी इसी तरह सऊदी अरब से दूर हो गए, तो फिर उसकी भी मजबूरी नहीं बन जाएगी कि वो भी इसराइल के करीब हो जाए? सर बिल्कुल, अब हमें यही देखना है कि इस रीजन के अंदर जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं वो ब्लॉक्स कौन से हैं और वो क्या शेप इख्तियार करेंगे, क्योंकि यही जो ब्लॉक्स हैं यही अब आगे की पॉलिटिक्स को डिटर्मिन करने जा रहे हैं और मईशत को भी डिटर्मिन करने जा रहे हैं। आप देखें कि सऊदीया का ये जो आइसोलेशन की आपने बात की, अब सऊदीया की आइसोलेशन का क्या मतलब है? सऊदीया एक तरफ चाइना को भी ऑन बोर्ड कर रहा था एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अच्छा, उसके साथ साथ सीपेक भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वही सऊदीया का जो ऑयल था वो गवादर आना था रिफाइनिंग के लिए, और वो खाम तेल रिफाइन हो के, और जो रिफाइनरीज यहाँ लगनी थी, आपको याद होगा कोई $10 बिलियन की मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए तो बनना ही ऑयल सिटी था, ऑयल सिटी बनना था, तो उन्होंने ये रिफाइनरी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट, अरामको के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे बनाने का ऐलान भी करके गए। तो उसका कंज्यूमर तो चाइना था, और यहीं से वो खाम तेल उधर से सऊदीया वाया ओमान पाइपलाइन के थ्रू गवादर आना था इन द ऑयल सिटी, यहाँ रिफाइन होना था और यहाँ से पे चाइना जाना था। ये सीपेक का टोटल पैकेज है, ये सीपेक का स्ट्रेटेजिक पैकेज, यानी आमतौर, जी बिल्कुल, आमतौर पे ये समझा जाता है कि जी सीपेक इसलिए है कि चाइना में बनी मसनूआत जो हैं वो जाएं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, बिल्कुल, लेकिन ये दो तरफा मामला है, और ये चीज़ मुकम्मल तब होती है कि वो ये जो यहाँ पे आके तेल जो है वो सारा रिफाइन किया जाए और फिर इसको लेके पहुँचाया जाए चाइना जी। तो अगर आप सऊदीया से दूर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आधा सीपेक भी गया, 50% गया जी। सर अगर देखें कि सीपेक का मेन सप्लायर अगर आपने उसको डेंट किया और उसके बाद जो मेन कंज्यूमर है अगर आपने उसके साथ भी अपनी अलायंसेस को इंट्रेंच नहीं किया तो फिर आज सऊदीया आइसोलेशन में, कल हम भी आइसोलेशन में होंगे। और ये वो टाइम है कि आई थिंक हमें भी अब डिटर्मिन करना चाहिए कि वो जो हम बीच की बिल्ली वाला रोल करते थे ना, कि कभी हम इधर वज़न डालते थे अपने मफाद के लिए और कभी उधर डालते थे, मेरे ख्याल में अब कुछ ब्लैक एंड वाइट का टाइम आ गया, क्योंकि अब अलायंसेस ब्लैक एंड वाइट से भी आगे का आ गया लगता है। लेकिन मसला ये था जो मुझे समझ में आती है जी, कि आप किसी एक पे रिलाई नहीं कर सकते ना अमेरिका पे कर सकते, ना चाइना पे कर सकते, ना सऊदीया पे कर सकते, ना ईरान पे कर, जिस पर भी करेंगे करना आपने रिलाई है, जब भी आप करेंगे तो वो फिर आपको टोटली पोजेस कर लेगा, सही, वो अपनी फिर मर्जी चलाएगा आपके ऊपर।
अगर आप चाइना की तरफ चले जाएं, चाइना को पता लग जाए कि भाई ये सारी दुनिया से कट के सारे अंडे इस टोकरी में ला के ये रख चुके हुए हैं, तो वो भी मगरमच्छ वाला काम करेगा ना फिर हमारे साथ, बिल्कुल, मतलब हड़प कर लेगा। बिल्कुल। तो अगर आप चाइना की तरफ जाएंगे तो चाइना भी आप पर वो क्रोकोडाइल की तरह जो है ना बिल्कुल कब्जा कर लेगा और आपको अपने वो बच्चा समझ लेगा। तो ये तो आपकी मजबूरी होती है ना कि आप दोनों तरफ बना के रखें। चाइना को नज़र आ रहा हो कि इनके अमेरिका के साथ भी मरासिम है, अमेरिका को नज़र आ रहा हो कि ये इनका एक अमी ऑप्शन नहीं है बल्कि चाइना भी है। तो अब हालात हमें उस जगह पे ले आए हैं कि ये ऑप्शंस कम हो रहे हैं ना, सुकड़ रहे हैं, या तो फिर इस तरफ जाना होगा या उस तरफ जाना होगा। और जिस तरफ भी जाएं हमारी उसमें यानी वो सर्वाइवल मुश्किल नज़र आ रही है। फिर यानी जिसे कहते हैं आप एक खुद मुख्तारी होती है, एक आपका जो है ना वो इक़्तिदार आला का एक तस्वुर होता है, वो सारा जो है ना दाव पे लगता महसूस हो रहा है। तो फिर ऐसी सूरत में तो खुद अपने बल पर खड़ा होने की ज़रूरत पेश आ जाती है। बिल्कुल, यानी आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी होती है, तब आपको वो दोस्त भी कोई वजन देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यानी हम उस जगह पे आ रहे हैं और इसमें हमारा अगर कोई नेचुरल एलाई बनता है तो वो फिर यानी जो ज़रूरतमंद भी है वो फिर सऊदी अरब बनता है। उसके साथ हमारे और भी बहुत से रवाबित माजी में भी रहे हैं जिससे कि हम इस वक्त दूर हो रहे हैं। यानी ये हम नहीं कह रहे कि सऊदी अरब फरिश्ता है, ये नहीं कह रहे कि वो चोजन लोग हैं, ये नहीं, मतलब इस वक्त अगर हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है तो अपने पाँव पे खड़ा होना हमारा पसंद चाइना को भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक मजबूर पाकिस्तान उसके मफाद में है ताकि वो जो चाहे वो पाकिस्तान से अपना मफाद हासिल करे। एक मजबूर पाकिस्तान ही इंडिया के मफाद में भी है, एक मजबूर पाकिस्तान ही अमेरिका के मफाद में भी है। लेकिन अगर हमने अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश की तो इनमें से किसी को अच्छा नहीं लगेगा। वो अलग बात है कि हम अपनी डिप्लोमेसी से किसको अपने करीब ही रखें और दूर ना होने दें। और अगर कोई हमारे इसमें काम आ सकता है, यूएई तो हमेशा फटा ही डालता रहा हमारे लिए, ये सीपैक में भी यूएई को जो है ना वो पसंद नहीं था। लेकिन ये कि सऊदी अरब तो हमारा एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर रहा है और कभी वो उस जगह पे तो कोई अभी मसला नज़र नहीं आता है। आप देखें ना, राहिल शरीफ साहब उधर ही मौजूद हैं, बाजवा साहब भी पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ तक तो चीज़ें ठीक नज़र आती हैं। लेकिन ये कि सियासी हुकूमत ने तो पेचा डाल दिया है। तो अब इससे लगता तो ये है कि यहाँ पे भी शायद अगर ताल्लुकात सऊदीया से बरकरार रखने हैं तो उसको खुश करने के लिए या राज़ी रखने के लिए जिन लोगों ने उसको नाराज़ किया है उन पर कोई क्रास तो लगाना पड़ेगा। ये तो एक दाखिली तौर पे तब्दीली नज़र आ रही है। और उधर अब पाकिस्तान पे एक दबाव और भी आएगा इसराइल को तस्लीम करने का। सही, क्योंकि एक लाबी तो लाजमन सरगर्म हो जाएगी कि उनको एक हलाशरी मिल गई है, हौसला अफजाई हो गई है कि यूएई ने कर लिया जी, अरबों ने कर लिया जी, आप बड़े हो, इस्लाम के सिपाही हो, चैंपियन और फलाने हो, जिन पर इस्लाम उतरा था उन्होंने कर लिया। तो हमने ये पॉइंट वाजे कर दिया है कि अभी सऊदी अरब ने नहीं किया है। सही, वो उसकी मजबूरियाँ उसको उसके करीब कर रही हैं, वो एक अलग बात है। यूएई ने किया है और ये जो है अमारात ने किया, और ये वैसे भी सऊदी अरब से अब दूर हो रहा है। तो हमारा जो नेचुरल अलाई बनता है वो सऊदी अरब बनता है। एक बात तो ये हमारी सामने आ गई। दूसरा ये जो है ना हमारे ऊपर ये जो आएगा कि जी उसे तस्लीम करो, या जो लोग वो बात कह रहे हैं, तो उसके एतबार से ये बात अपनी जगह अहम है कि सऊदी अरब भी कर ले, सारी दुनिया कर ले, तो हमें हमारा मसला और है। हमारे जो बानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का जो जिन्होंने बनाया है, उन्होंने पहले दिन एक पॉलिसी दे दी थी, पॉलिसी स्टेटमेंट इसराइल के हवाले से दे दी थी कि ये तो मुल्क ही नाजायज़ है, ये जायज़ तरीके से वजूद ही में नहीं आया। बिल्कुल सही। तो ये तो फिर बानी पाकिस्तान की पॉलिसी से इनराफ होगा, बिल्कुल एलानिया इनराफ होगा, खुला इनराफ होगा। तो हमारी पोजीशन एक बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर एक बात और भी है, ये दुनिया में सारी नेशन स्टेट्स हैं। अब सऊदी अरब भी आले सऊद का सऊदी अरब है ना, और ईरान, तुर्की, सारे नेशन स्टेट्स हैं। पूरी दुनिया में वाहिद उसूली जमात जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान है, उसूली मुल्क जो है जी, जो किसी उसूल की बुनियाद पर बने हैं, नजरिया तौहीद की बुनियाद पर बने। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो अगर इस मामले में अपने उसूली मौक़िफ़ पे नहीं खड़ा होता है ना, वो नेशन स्टेट वाला तरीका इख्तियार करता है, तो दर हकीकत वो अपने जो वजह जवाज़ है ना उसको ही ख़त्म कर दे। जैसे हम कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ा चलाने वाली बात है। तो पाकिस्तान का मामला ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो इस तनाजुर में अब मुश्किलात पाकिस्तान की बढ़ने वाली हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने वाले हैं, अंदरूनी मुल्क भी बढ़ने वाले हैं।
तो ऊपर से हमारी मईशत भी कमज़ोर है। बिल्कुल। यानी इसका मतलब ये है कि इस अरसे में हालात व वाक़यात जो हम नज़र आ रहे हैं कि तेज़ होंगे, ये और भी तेज़ होंगे। क्या आप ये देख रहे हैं कि मतलब अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी और कुछ मतलब जैसे कहते हैं गैर मामूली हालात हैं कि जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। अच्छा सर, इकनॉमिक वाली डोमेन बिल्कुल उसके तो बड़े साइंस नज़र आ रहे हैं बिल्डअप होते हुए कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं आज सर। लेकिन आपकी बात से मैं एक पॉइंट जो पिक करता हूँ, जो मैं थोड़ी सी चारों के सामने आए, वो ये है कि आपने कहा कि सऊदीया ज़ाहिर है एक आइसोलेशन में जा रहा है और एक जो माहौल बिल्डअप हुआ है, हमारे जो ताल्लुकात हैं। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि बाजवा साहब वहाँ गए और ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, एक तरफ हमने देखा कि शायद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उन ताल्लुकात को ख़राब कर, तो इसका मतलब ये है कि हमारी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी कोई रिफ्ट क्रिएट हो गई है कि दो मतलब ऑपोजिट। पाकिस्तान के एतबार से सऊदी अरब हमेशा किंग मेकर रहा है। देखें, यानी ये वो शय है कि जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वैसे भी सर वो तो अमेरिका भी फिर किंग मेकर रहा है। सर मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका भी एक हद तक होता है, लेकिन जितना पाकिस्तान में इफेक्टिव रोल सऊदी अरब का रहा है, इतना शायद अमेरिका का भी नहीं रहा है। या शायद अमेरिका सऊदी अरब के थ्रू आता है। वो अमेरिका बाज़ औक़ात सऊदी अरब के थ्रू या बरतानिया के थ्रू भी होता है। देखें, अगर वो आप पुराने मायदू में जाएं ना, तो मुसलमान ममालिक में बरतानिया के साथ जो बिल्कुल क्लोज लिंक्स में है वो आले सऊद है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। यानी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो नावाकिफ हो तो वो जान लेते, एक अलग बात है। ये अपनी जगह पे एक हकीकत है कि आले सऊद का एक बड़ा मजबूत, और वो यानी इसके दूसरे जंग अजीम के साथ इसके वो सारे पहले के साथ बल्कि जुड़े हुए, पहली जंग अजीम के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी। तो यानी पाकिस्तान, यानी होता है ना, जैसे आपने कोई नंबरदार रखा हुआ है तो उस नंबरदार के जरिए गांव के लोगों को आपको करते हैं, तो मुसलमानों का नंबरदार बरतानिया ने, अमेरिका ने सऊदी अरब को बना के रखा हुआ था। उसी के जरिए से होता था जो कुछ भी यहाँ पे होता था। तो वो तो हमेशा से रहा है, और अब हमारी अपनी बहुत सी ज़रूरियात सऊदी अरब के साथ जुड़ी हुई हैं। और कुछ न कुछ तो ऐसा है ना, बाज़ आपको पता है कि इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उनमें भी इस तरह की खबरें छपी थी कि पाकिस्तान की फ़ौज के सऊदी अरब के साथ कुछ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात भी हैं। सऊदी अरब की सलामती को अगर ख़तरा हुआ तो हम किस हद तक जा सकते हैं। क्या सर वो अभी भी हैं? ये देखें ना, ये तो क्या बरकरार हैं या वो माजी की बात रहेगी? आप ज़रा देखें ना, राहिल शरीफ साहब कहाँ बैठे हुए हैं। अभी वज़ीर आज़म तो नहीं जा सकते सऊदी अरब, लेकिन चीफ साहब तो चले गए हैं। सही, तो हम नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गए। ठीक है, ठीक है। और वो बरकरार रहने मुफीद हैं, उनके लिए भी, हमारे लिए भी मुफीद हैं, और रहने चाहिए। उम्मत के लिए भी अच्छा है। बेशक ये उम्मत के लिए भी बेहतर है, और मकामात मुक़द्दसा के एतबार से भी ये ताल्लुकात होने चाहिए। हम उनकी मुखालफत नहीं करेंगे। और उसके दोनों तरफ यानी दो तरफा ताल्लुकात हैं। वो हमसे फ़ायदा उठाते हैं, हम उनसे फ़ायदा उठाते हैं। ये कोई गुलामाना किस्म के ताल्लुकात तो नहीं है। तो जो बात हो रही थी उसमें यह कि सऊदी अरब का रोल तो यहाँ पे रहा है। तो अब अगर सऊदीज़ चाहेंगे तो अगर उनकी मर्ज़ी पूरी नहीं की जाएगी तो पाकिस्तान की 73 साल तारीख की जो भी पॉलिसी है उसमें एक बेसिक शिफ्ट आएगा फिर। ठीक है, ये बड़ा इनकलाबी किस्म का होगा। और ऐसा नहीं है कि सऊदीया के यहाँ पे कुछ लॉबीज़ नहीं है या नहीं, ये नहीं है। अगर ईरान हमें डिस्टर्ब कर सकता है तो सऊदीया भी कर सकते हैं। सही। और ये कोई ऐसा यू टर्न नहीं है जो हमने अफगानिस्तान से ले लिया था। ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है और ये क्रैश लैंडिंग करा सकता है। अच्छा सर, इस माहौल के साथ साथ जैसे आपने इकॉनमी की भी बात की, तो हम ये देखते हैं कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी को भी वीक किया जा रहा है। और आपको पता है कि मॉडर्न वर्ल्ड के जो टूल्स ऑफ वॉर हैं उनमें इकॉनमी एंड फाइनेंस प्लेज अ बिग रोल। जिस तरह मीडिया हमेशा से होता है ना, हमेशा से ही है। तो अब सर हम देखते हैं कि एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हमारी मईशत, हमारा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, फिर हमारी इकनॉमिक पॉलिसीज़, फिर हमारे जो ये कर्ज़ों का एक ट्रेंड है। हालांकि मंतकी सोच तो ये होनी चाहिए कि जो कर्ज़े जो बढ़ रहे हैं और जो मुश्किल है वो कर्ज़े की वजह। तो जब आपने एक सियासी नारा भी लगाया कशकोल तोड़ने का, तो आपको तो अपने आप को कर्ज़ों से दूर करना चाहिए था। ऑस्टेरिटी मेजर, सादगी इख्तियार करो वो सारा, लेकिन वो होता नज़र नहीं आ रहा है। उसके पीछे जो भी आप कह लें कि ज़िम्मेदार ठहराए जाएं, लेकिन हम कर्ज़ों के बोझ में फर्दर दब भी रहे हैं। हमारे ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस और FATF के जो प्रेशर हैं वो भी बिल्ड हो रहे हैं। और फिर हमारी अपनी भी जो पॉलिसीज़ हैं वो कोई दूरस नहीं नज़र आती हैं।
शॉर्ट टर्म है, कोई BRT बना ली, कुछ थोड़ा सा कोई और प्रोजेक्ट्स कर लिए, लेकिन स्टिच अप अगर कोई हो रहा है तो शायद कोई CPEC के कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स फिर भी थोड़ा थोड़ा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इकोनॉमिक वीकनेस पाकिस्तान, और आपको पता है मुल्क कोलैप्स होते हैं, रूस की एग्जांपल है, रूस अपनी मिलिट्री माइट की वजह से कोलैप्स नहीं हुआ कि कोई कमज़ोरी आई थी, वो इकोनॉमी की वजह से कोलैप्स हुआ। तो क्या हमें भी किसी एजेंडा के तहत एक सिमत में ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब जो इस रीजन के जो माहौल है 1900 एलानिया एजेंडा है 1967 से, ये हमारे तो लोग जो कहते हैं ना जी कोई साजिश नहीं और साजिशी थ्योरीज होती हैं और ये होता है, ये तो दर हकीकत जिसे कहते हैं ना उंगली के पीछे सूरज छुपाने की कोशिश है। सही। पाकिस्तान के एतबार से तो डिक्लेयर्ड है, यानी बिन गौरियान ने 67 में जब उन्होंने अरबों को शिकस्त दे दी, फ्रांस में जश्न मनाया और उस मौके पे उसने साफ ऐलान कर दिया कि हमारे लिए ख़तरनाक मुल्क सिर्फ एक है। सही। और वो पाकिस्तान है। और उसकी दो उसने, एक उसकी जो भी एक अस्करी ताकत है, उसकी फ़ौज है, उसकी जो भी, अब तो उस अस्करी ताकत में कितना इजाफा हो चुका, आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, आप एक एटॉमिक पावर बन चुके हैं। तो दूसरे जो उसकी नज़रियाती एहसास है, बिल्कुल ठीक, यानी उनको वो आपकी नज़रियाती एहसास में आपकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। सही। और इक्वल नज़र आ रही है उसके जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है उसके इक्वल, वो भी देख रहे हैं। हमारे आइन के अंदर भी शिकें ऐसी हैं जो, यानी उस आपके जो एक जज्बा है ना नज़रिए के साथ, आपकी जो वाबस्तगी है, कमिटमेंट है, वो उसको अपने लिए ख़तरा महसूस कर रहे हैं। ठीक। तो उन्होंने कहा जी ये तो यानी अरब में कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ है तो ये है। सही। तो फिर इसका क्या मतलब होता है जब आप ऐलान कर देते हैं इस चीज़ का, तो यानी इसके बाद आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि इसकी ये दोनों सलाहियतें खत्म हो जाएं, हमें एफर्ट्स भी करेंगे। एनिमी दुश्मन ट्रीट कर रहे हैं शुरू एलानिया ये हम ही जो है ना वो, लेकिन हम नहीं ये देख सकते, हमें नहीं समझ में आ रही कि जब जिसे आ रही है वो हमें नहीं नज़र आ रहा है, वो हमें नहीं नज़र आ रहा किसी को आ रही है। यहाँ तो सारे भोले भाले, वो जैसे वो इकबाल की वो नज़म है ना मक्खी और मकड़े वाली, कि जिसमें बड़े तरीके से मक्खी को हालांकि मक्खी को पता होता है कि मेरा दुश्मन है मुझे खा जाएगा, लेकिन यह कि वो खुशामद करके तो मक्खी को जो है वो अपने जाल में फांस लेते हैं। तो हमारे लोग फंस जाते हैं, या अपनी उनकी एम्बिशंस होती हैं जिनमें वो फिर जिसकी वजह से ताले आजमाल लोग आते हैं, तो वो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ इक़्तिदार पे कब्जा करना चाहते हैं, उसके बदले में सौदे करते हैं, मुल्क का सौदा करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट का सौदा करते हैं। ये ज़ाहिर है जो उनको लेके आते हैं फिर ये उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके पीछे थपकी देते हैं, उन्हें कैंप डेविड में नाश्ते खिलाते हैं, तो बदले में मुल्क का कोई नुकसान तो होता है ना। बिल्कुल। तो वो अगर चूंकि वो तो ये मक्खी तो ये समझ रही होती है कि मैंने यहाँ आराम करना है, चाय पीनी है, मेरा फ़ायदा होना है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता, अल्टीमेटली नुकसान होते हैं। ये कर्जे सारे ये चक्कर है। ठीक है। कहने को तो वो मक्खी को फांसने का तरीका है, एक्चुअली फांसना जो मक्खी ये समझ रही होती है कि मुझे मज़े कराने, लेकिन वो उसकी गर्दन दबोच रहे होते हैं। तो इसी तरह समझ लीजिए कि पाकिस्तान पे तो ये दोनों चीज़ों पर यलगार हुई है। और नज़रिए का मामला आप देखें तो बिल्कुल ही तकरीबन कुछ गरीब गुरबा में रह गए, आपकी एलीट से तो रुखसत हो चुका हुआ है। अब वो तो कहते हैं जी अब यो लोग पाकिस्तान में बैठ के अपने आप को नेशन स्टेट ही के तौर पे देख रहे होते हैं, तो नज़रिया तो गया ना, बाढ़ में गया। फिर रह गई पीछे आपकी फोर्सेस, तो उनको नाकाम करने के लिए ज़ाहिर है उनकी साखी जो है वो जब कारोबार करेंगे उनको नॉलेज दिए गए ना कि भाई पता नहीं आपको कभी गवर्नमेंट फंड्स दे ना दे, आपका अपना कारोबार होना चाहिए, आप खुद खड़े हो सकें, सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। अच्छे तरीके से ही हुआ होगा ना सारा, कि फिर ये फैक्ट्री लगाओ, वो फैक्ट्री लगाओ, ये कारोबार चलाओ, वो कारोबार चलाओ। तो जब आप को कारोबार तो कमज़ोर करते हैं। अगर आप बनी इसराइल को देखें तो जब उन्होंने कहा जी हम प्याज खाएंगे, टमाटर खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, तो मूसा इस्लाम ने कहा यार रहने दो, ये तुम भूखे ही ठीक हो, मन्नो सलवा खाओ, मतलब तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, तुम्हारा एक नेशनल एजेंडा है उसको लेके चल रहे हो। अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर, ये घटिया चीज़ें ले रहे हो वो आला चीज़ दे के। तो फिर उन्होंने कहा चलो खाने ही ना, मैशत ही अच्छी करनी है ना, तो जाओ ए बेतु मिस्रन फ़ाइना लकुम मासा, तुम जाओ जाके सेटल हो, कारोबार करो, जमाओ, खूब जम के कारोबार करो, सब्जियाँ उगाओ, खाओ पियो। फ़ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कनत व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। उस कारोबार के नतीजे में फिर ज़िल्लत और मस्कनत लाज़मी आती है, क्योंकि कारोबार कंप्रोमाइज़ किए बगैर नहीं हो सकता। सही। जबकि आपके नेशनल एजेंडे का तकाज़ा ये है कि आप रिजिड हों, सही, आप शिद्दत पर कैरेक्टर पे खड़े, बिल्कुल खड़े हों, आपको कोई हिलाने, दुश्मन को मालूम हो कि भाई ये वो जगह है जहाँ उंगली नहीं रखी जा सकती। बिल्कुल।
बाकी सारी ठीक है, ये बड़े जो है ना वो रवादार हैं और इनकी सारी बातें मतलब कोई रेड लाइन होनी चाहिए। बिल्कुल जनाब, रेड लाइन डिक्लेयर्ड होनी चाहिए सर, ये डिक्लेयर्ड होनी चाहिए जी। आपने उसी को जनाब वो फ्लूइड कर दिया, चेंज होती रहती है, खाला का वेड़ा बना दिया जी कि जो चाहे उसमें घुसा चला है, राइट। तो उस चीज़ ने आपको कमज़ोर कर दिया। और अब तो आपके मुल्क के अंदर इतनी लाबियां बन चुकी हुई हैं कि आप यानी उस तरह आज़ाद नहीं, कहने को आप मुक्तदिर हैं, कहने को आप मुक्तदिर हैं। वो पहले होता था मुक्तदिर हलकों में ये मतलब चीज़ें फैल रही हैं, तो लेकिन ये कि अब आप ने ये जो जिन निकालना है बोतल से, जो हुकूमत जो आप अगर इसे हटाना चाहें तो फिर क्या तूफान उठेगा और ये कहाँ जाके खड़े होंगे। हटा भी सकते हैं या शायद वो भी अब मुश्किल नजर आता है। देखें ना, हटाने के बड़े मफाद, बड़े लोगों के बड़े मफाद जुड़े हुए हैं इस चेंज के साथ। देखें वही बात है कि कहने के तो आपके पास ताकत है ना, बीवी को जब चाहे तलाक दे दें, इख्तियार तो आपके पास है जी, लेकिन उसके बाद साले आपके साथ क्या करेंगे ये तो आपको नहीं पता ना जी। ये तो काम करने के बाद इख्तियार तो है आपके पास, इस वक्त आपके पास ये ताकत है कि आप हटा दें, सही। फिर क्या होगा ये आपको नहीं पता, बल्कि आपको पता होगा कि क्या होगा, तो इसलिए आप नहीं कर पाएंगे। करेंगे और नहीं करते तो भी मुसीबत, करते हैं तो भी मुसीबत। और ये जो सारी आपके लिए मुसीबतें, बाहर की मुसीबतें तो अलग हैं, अंदर की मुसीबतें हैं ना। ये आप इस वक्त दुश्मन बना के, यानी जो आपके हमदर्द हैं उनको आपने दुश्मन बना लिया हो। इस वक्त मुल्क के अंदर जो लोग मुक्तदरा की मुखालफत कर रहे हैं वो 90% वो हैं जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, बिल्कुल। और वो 90% मुहिब्बे वतन लोग 10% एंटी स्टेट लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, इनके गलत किरदार की वजह से, बिल्कुल सही, इनके एरोगेंस की वजह से, तकब्बुर तो शय ही हुआ है कि जो आप लोगों को आपसे दूर कर देती है। यानी यहाँ पे लोग मुहिब्बे वतन हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ये कि क्यों एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए, काम ऐसे कारोबार करेंगे उससे भी नफरत पैदा होती है। आप लोगों को जनाब फिरौन बन के ट्रीट करेंगे उससे भी नफरत पैदा होगी। उनको इज्जत देंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे, आप उन्हें कीड़े मकोड़े समझेंगे तो वो फिर अच्छा, जब उनमें रिएक्शन आ जाएगा तो वो उनका लीडर तो कोई नहीं है, अगर होगा तो आप उसे भगा देंगे, बिल्कुल। तो उनको फिर लीड वो लोग करेंगे कि जिनके इंटरनेशनल लिंक्स होंगे, जिनका इंटरनेशनल एजेंडा होगा, जो असल आपके दुश्मन है, बिल्कुल। और मुख्तलिफ हीलों वास्तु से, वो हिले वास्ते मजहबी हूँ, वो हिले वास्ते जो है माशी हूँ, वो बज़ाहिर स्मगलर हूँ, वो बज़ाहिर जो है ना लिबरल हूँ, वो कुछ बला हूँ, कोई अफ्रीका से होके, कोई अमेरिका से होके, कोई बरतानिया से होके, कोई किसी और मजहबी जगह से होता हुआ बिल आखिर जाके उसके डांडे तलाबीब से मिलते नजर आएंगे। सही। जो एक फोकल प्लेस होगी वो वही होगी, और वहीं से वो फिर सारी शुआएं शर के निकल रही होंगी, और फिर आगे फोकस आपके मुल्क में कर रही होंगी। वो 10% वो टोला होगा जो आप, जिन 90% को आपने धक्का दे के अपने से दूर किया है, जो आपके दुश्मन नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से उनके अंदर एक रिएक्शन आया, वो जाके उनके थल्ले लग जाएंगे। अब सर ये जो हरकतों की आपने बात की, ये एक ज़ाहिर है एक बिहेवियर है, लोगों के साथ एक ट्रीटमेंट है, ज़ाहिर है एक वो एटीट्यूड है लुक डाउन करने का, फ़िरौनियत का, एरोगेंस का। इसके साथ सर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ एलिमेंट लालच का भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम अगर रिफ़्लेक्ट करें जिस किताब की हम बात करते हैं, कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, तो उसमें जो तरीका वारदात है वो भी तो यही है कि कुछ जो पावर सेंटर्स और पावर सर्कल्स हैं उनको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स, मरात, उनके बच्चे बाहर पढ़ना, उनके एसेट्स बाहर रखना, उनकी नौकरियां बाहर लग जाना, यहाँ की नौकरी ख़त्म होते ही बाहर चले जाना नौकरियों पे, तो ज़ाहिर सर ये मफादात भी तो जुड़े हुए हैं। लेकिन जो आपकी बात से मुझे समझ में आई वो ये है कि अब एक क्रिटिकल टाइम है और हमें समझना चाहिए कि वो जो दुश्मन जिसने खुली ऐलान जंग बड़े अरसे से की हुई है, अब वो हमें मईशत की लिहाज से भी कमज़ोर कर रहा है, सियासी तौर पे भी कमज़ोर कर रहा है, और अब वो थ्रेट खुल के हमारे सामने खड़ी है, हम शायद उसको नहीं समझ रहे या देख रहे। तो एक तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए। मैं सर आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बज़ाहिर ये जो एक जियो पॉलिटिक्स की और इकनॉमिक्स की डोमेन है, इसके साथ साथ क्योंकि हम खुला दुश्मन इजराइल को रिकगनाइज कर रहे हैं, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि वहाँ पे उनके भी मुकद्दस जगह मौजूद हैं, बैतुल मुक़द्दस है और उसके अंदर उनके साथ भी उनकी अपनी बड़ी एफिलिएशन जुड़ी हुई है। तो अगर उनकी आइडियोलॉजी देखें तो बज़ाहिर तो लगेगा कि वो भी अपने हक़ के लिए खड़े हैं कि जी जिस तरह हमारे लिए बैतुल मुक़द्दस
इम्पॉर्टेंट है या फिर मक्का मदीना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उनके लिए तो उसका वही स्टैचर है। तो क्या उनके प्लान्स में सिर्फ जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ही है या इससे बढ़ के इसका कोई रिलीजियस एंगल भी है? क्या वो किसी एक बड़े प्लान के तहत ऑपरेट कर रहे हैं? ये पूरे इस रीजन के अंदर जो रीस्ट्रक्चरिंग और अलाइंसेस बन रही हैं, क्या इसके पीछे जो इनसाइट है वो कुछ और भी है? उसका कोई रिलीजियस कंपोनेंट है? कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं जिससे कुछ सिमत हमें नज़र आए? तो कुछ इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। अच्छा जी, ये वैसे बड़ी अहम बात है जो आपने कही है ना। वैसे कुरान मजीद के मुताले से भी और तारीख़ के मुताले से भी ये पता चलता है कि ये जो भी जंगें होती हैं या जो भी एक कोई सेटअप वजूद में आता है, इस्तिसाली जो निज़ाम बनता है, तो उसका जो भी जुल्म वगैरह होता है वो अपनी जगह पे, लेकिन उसका जो अवामी वर्जन होता है वो हमेशा मजहबी होता है। ठीक है ना। वो मतलब बुत हैं, लोगों के लिए जज्बाती लगाव का जरिया बुत होंगे, ठीक है, लेकिन एक ख़ास जो है माइनॉरिटी होगी उसी सोसाइटी की जिसके लिए बुतों के अंदर कोई कशिश नहीं है, लेकिन उन बुतों के साथ उनका माली मफाद और मईशत जुड़ी हुई है। तो मैं वो मज़हब को आपके उस चीज़ के साथ जोड़ रहा हूँ जो एक माशी एजेंडा होता है। तो मजहबी एजेंडा भी दर हकीकत माशी एजेंडे की तकमील के लिए होता है कुछ लोगों का। ठीक है ना। वो आवाम को तो उनके तो पेट का मसला नहीं होता ना, आवाम को कैसे मोटिवेशन मिलेगी, उनको मजहब की बुनियाद पे मिलेगी। इसराइल के एतबार से ये बात समझ लेंगे कि ये इसराइल यहूदियों का इसराइल नहीं है, ये बड़ी गलतफहमी है और इससे बड़े मसाइल पैदा होंगे, बाद में भी होंगे चीज़ों को समझने में। ये तो खैर आप इसकी गहराई में जाएं तो ये जो इसराइल है ना, ये जो इनकी नस्ल है ये पूरी दुनिया में इन्हीं की हुक्मरानी है। ये खजारियन, वो जो अश्कनाजी जी, ये वही याजूज माजूज का इलाका ब्लैक सी के ऊपर, कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में वो जो आपका जजीरा है, और वहीं से वो निकले हुए लोग हैं जो जाके बर्तानिया में भी आबाद हुए हैं। सही, वही वाइट एंग्लो सेक्शन जो है, कॉकसस माउंटेन रेंज के नीचे का एरिया। बिल्कुल, ये सारी मखलूक हैं। और वही फिर आपको पता है न्यूजीलैंड भी गए हैं, वही अफ्रीका भी गए हैं, वही अमेरिका भी गए हैं। अमेरिका के ऊपर भी जो इस वक्त काबिज फोर्सेज हैं वही। इसमें इजाफा ये हो गया कि ये फिर अब प्रोटेस्टेंट्स भी हैं, ये कैथोलिक्स नहीं हैं बल्कि ये प्रोटेस्टेंट्स हैं। ठीक है, ये सारा ये उन्हें पूरी दुनिया पे यही छाए हुए, यही हैं जो इसराइल में बैठे हुए हैं। ठीक है। यहाँ इन्होंने यहूदियत का मास्क चढ़ाया हुआ है, वहाँ पे वो प्रोटेस्टेंट का मास्क चढ़ा के बैठे हुए हैं। और दिलचस्प बात यह कि ईरान का शाही खानदान भी अच्छा सर, ये आपने इंटरेस्टिंग लिंक इसका जोड़ा है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पूरी दुनिया पे छाए हुए इस वक्त इक़्तिदार के ऊपर यही लोग काबिज हैं। इनके माशी मफादात हैं, नथिंग मोर देन दैट। इनको कोई इससे गर्ज नहीं है क्या मज़हब है क्या है, कोई मज़हब, ये शैतानी टोला है और इसको अपने पेट से मईशत से, और ये जो आप कहते हैं ना यहूदी सरमायादार फलाने, ये सारे यही हैं। बाकी जो मजहबी यहूदी, नस्ली यहूदी, असली यहूदी, जो वो जिसे आप सेमेटिक रेसिस वाला यहूदी कहते हैं, वो बेचारा वो आज वो भी मफलूक हाल ही है। उसके भी अभी वो जैसे यहाँ पे मस्जिद में जाने पे पाबंदियाँ थी तो उन पर भी पाबंदियाँ थी, उनको भी उसी तरह कुट चढ़ रही थी इसराइल में जैसे यहाँ पे मजहबी लोगों को चढ़ रही थी। यहूदियत भी हाईजैक हुई भी है, आप ये कह रहे हैं? यहूदियत भी हाईजैक हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल हाईजैक हुई है। जैसे यहाँ पे भी आपको पता है जहाद हाईजैक रहा है। मतलब जहाद लोगों ने तो नेकी के जज्बे के तहत किया, लेकिन ऊपर जो बैठी फोर्सेज उसे चला रही थी तो वो किस लिए, वो तो अपने मकासद के लिए चला रही थी। सही। इसी तरह वो यहूदियत भी हाईजैक्ड है, इसीलिए ये दजल का दौर है ना, दज्जालियत का दौर है जी। तो ये चीज़ें सारी अपनी जगह पे, लेकिन मोटिवेशन के लिए वो जो यहूदी अवाम है उसकी मोटिवेशन के लिए आप लाजमी साथ मजहबी एजेंडा भी लेके चलते हैं। ठीक है। और उस मजहबी एजेंडे में उनको ये सुनाया गया बैतुल मक़दस, वो जो सेकुलर यहूदी है या जो अश्केनाज़ी यहूदी है उसके लिए यरूशलेम की स्ट्रेटजिकल अहमियत है। आपको पता है इस पूरे खित्ते में यरूशलेम एक अपनी एक अहमियत रखता है। तो ये जब बहुत पुराने वक्तों में ईरान और रोम की जो जंगें होती थी तो यरूशलेम के उसूल के लिए होती थी। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन साथ ही वहाँ पे वो बैतुल मक़दस भी है, तो अब उसकी वजह से उसको एक मजहबी टच भी आप दे देते हैं। सही। वो उसको वो भी चला लेते हैं, और वो अभी लोगों ने वो भी देना शुरू कर दिया कि जी उनका किबला है और उनका ये बिल्कुल एक बकवास बात है। सही। देखें किबला उसको किसने बनाया था जी?
कोई बंदा अपनी मर्जी से बनाएगा या अल्लाह की तरफ से वो चीज़ होगी। मतलब आप नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, तो जो रुख अल्लाह बताएगा उस रुख पे पढ़ेंगे ना। तो वो मरकज़ तौहीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और वहाँ पे उन्होंने अपनी एक नस्ल आबाद की और वो उन्हें हमेशा के लिए नहीं अलाट हुआ। कुरान मजीद में जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी औलाद का क्या बनेगा, तो उसमें साफ अल्लाह ताला ने फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा अहद जो है ना जालिमों से नहीं है। यानी ये यूँ समझ लीजिए कि मेरे एसेट्स हैं, ये जो तौहीद के मराकिज़ हैं, ये असल में इनका मालिक अल्लाह है। ये बैतुल्लाह है, ये बैतुल मक़दस है, किसका है? अल्लाह का है। ये अलाट किसके होंगे? ये कोई अल्लाह के सफारत खाने हैं दुनिया के ऊपर। जो अल्लाह का सफ़ीर होगा वो इसका कस्टोडियन होगा। तो वो आखिरी सफ़ीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो और उसके बाद ये उम्मत है, हुज़ूर की ये उम्मत है। कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। तो जैसे रसूल मुस्तफ़ा है, मुज्तबा है, ये उम्मत भी मुस्तफ़ा है, मुज्तबा है। तो अब हुज़ूर के बाद इन तमाम मराकज़ की जो यानी दीनी तौर पर जो हकदार है या जो कस्टोडियन है वो उम्मत मुस्लिमा है और कोई और इस पर अपना दावा नहीं कर सकता। दीन एक ही है, इस्लाम है, बरहक वही है, अल्लाह के यहाँ वही मकबूल है। इसके अलावा कोई दीन अल्लाह के यहाँ कबूलियत नहीं रखता है और उस दीन का तकाजा ये है, वो उस दीन की इस वक्त जो कस्टोडियन है वो उम्मत मुस्लिमा है और ये उस दीन के मराकिज़ हैं, बैतुल मक़दस हो या बैतुल्लाह हो या मस्जिद नबवी हो। तो इन सब पर जैसे बैतुल्लाह पर मुसलमानों का हक है वैसे ही बैतुल मक़दस पर भी मुसलमानों का हक है। बिल्कुल ठीक हो गया ना। तो ये इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। राइट। तो बहरहाल जुज़वी तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों तरफ किया जाता है। यानी वो लोगों के अंदर जज्बा जोश वो पैदा करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। तो आगे चलकर ये चीज़ और भी यानी ज़्यादा शिद्दत से एक्सप्लॉइट की जाएगी। सर ये जो आपने बात की है, अगर हम रिलीजियस थियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो आपने बात की कि ज़ाहिर है हमें तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे पता है कि जो आखिरी अब हकदार होंगे या दीन हक जो है वो जो कायम होना है वो तो इस्लाम का होना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो का दीन और उनकी जो हुक्मरानी है इस निज़ाम के ऊपर। लेकिन सर जो इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के ऊपर यहूदी काबिज़ हैं, आपने कहा वो मफादात का टोला है, उसके कमर्शियल इंटरेस्ट है, लेकिन उसको डायरेक्शन फिर कौन दे रहा है? क्या उसको डायरेक्शन सिर्फ अगर तो सियासत होती तो फिर तो वो लादीन हो जाते जिस तरह बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन बज़ाहिर वो नज़र आता है कि वो बड़े हार्ड कोर राइट विंग फंडामेंटलिस्ट हैं और उनके शेड्स आप देखें कि आपको ईसाइयों में भी नज़र आएंगे, हिंदुओं में भी नज़र आएंगे। तो ये किस तरह ये भूलपन है। अच्छा, वो बिल्कुल वो फंडामेंटलिस्ट इस तरफ यानी वो कोई अपने मज़हब के बुनियाद परस्त नहीं है, ये शैतानी मज़हब है। यानी कि अभी जो वो कर रहे हैं ये सारे मज़ालिम हैं फ़लस्तीनियों पे, ये शैतानी एजेंडा है, ये शैतानी और ये नो इंसानी के खिलाफ है। ये हमारी गलती है कि हम इसे कहते हैं उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ। वो किसी के सिंसियर नहीं है। देखें, शैतान औलादे आदम का दुश्मन है। शैतान औलादे आदम का और सारी की सारी औलाद का दुश्मन है। उस आदम की औलाद में से कुछ उसके शौरी एजेंट बन गए, बाकी जैसे उसने आदम को बहला लिया था और जो वो दरख्त का फल खाने पे आमादा कर लिया था, ऐसे ही बाकी बहके हुए लोग हैं। मग़ज़ूब अलैहिम थोड़े हैं, बाकी बहके हुए लोग हैं। ठीक। जो मग़ज़ूब अलैहिम है वो तो शैतान के नेचुरल अलाई हो गए हैं। ठीक। तो बाकी सारी नो इंसानी को बहकाना, गुमराह करना और ऐसे हालात पैदा करना कि वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे ही ना हो। ऐदे हाज़िर मलकुल मौत है तेरा के जिसने कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र माश, ठीक है ना, माशी हालात ऐसे पैदा कर दो। अट्रैक्शन तो दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। तो एक तो ये कर दो, फिर उसके बाद जबर, ये जो फाशिज्म पूरी दुनिया में है, या आप इधर से देखें तो हिंदू फाशिज्म जो है ना वो खड़ा हो रहा है, उधर आप वाइट फाशिज्म जो है वो खड़ा हो रहा है। ये भी सारे इसको भी पीछे वही शैतानी एजेंडा है जो प्रमोट करने वाला है, ताकि कोई बंदा इतना आज़ाद रहे ही ना कि वो जो है ना वो एक आज़ादाना तौर पर, ज़ाहिर है गुलामी में आप अल्लाह की इबादत तो कर ही नहीं सकते, आज़ादी चाहिए उसके लिए। तो हर शख्स को जकड़ के रख दो, ये शैतानी एजेंडा है। और इसके दुनिया जैसे शैतान की जो फ़ौजें हैं वो जिन्नों और इंसानों पर मुश्तमिल हैं, तो इसमें वो उसके एजेंट नंबर 1 जो है ना ये हैं, यानी यहूदी हैं। फिर तो ये ग्लोबल एजेंडा हुआ। और इसमें ख़ास तौर पे याजूज माजूज का जिक्र तो अहादीस में भी आया है, कुरान मजीद में भी आया है और तौरात वगैरह में भी है कि वो शैतान उनकी फ़ौजें लेके आएगा।
और ये खजारियन है कि जिनके बारे में तस्वुर ये है कि ये याजूज माजूज। और इकबाल ने कहा था, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यनसलून। तो मैंने आपके सामने यही बात रखी ना, यरूशलेम पे वही काबिज हैं, वही खजारियन हैं। तो ये अच्छा, वो युफसिदून फिल अर्ज़ थे, कुरान मजीद इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्ज़, ज़मीन में फसाद मचाते हैं। फसाद सबसे बड़ा जो फसाद होता है वो यही, किसी को गुलाम बना लेना, वो माशी गुलामी में जकड़ लेना, और किसी के मालो असबाब हथिया लेना, इज्जत आबरू जान ये सारा जो है ना वो उसके हुकूक तल्फ कर लेना, ये फसाद है ना सारा। युफसिदून फिल अर्ज़ यही है, मुफसिदून फिल अर्ज़ यही है। वहाँ जिसका जिक्र आया वो आके लूट मार करके भाग, यही फसाद है। तो अब उन्होंने पूरी दुनिया में लूट मार मचाई हुई है। और ये जो मल्टीनेशनल और ये तो सारा आपका फील्ड है, आप जानते हैं, सारा इकोनॉमिक सिस्टम पूरा जो हम कहते हैं कि ग्रिप में, वो मक्खन वो खाने का उन्होंने सारा निज़ाम बनाया हुआ है। इसमें बैंकिंग सिस्टम भी आ जाए, और ये सारे जो आपका इकोनॉमिक हिटमैन का चक्कर है कि कोई मुल्क अगर खुद कफील होने की कोशिश करे, जो बंदा उसे लीड कर रहा हो वो मरवा दो, अपने बंदे भिजवा के तो वहाँ पे जो है ना ऐसी हालात पैदा कर दो कि आज़ादी की तरफ कोई ना जा सके। इसीलिए देखें आज़ाद तो कोई मुल्क, तो इसको ये ना कहें कि ये सिर्फ हमारे दुश्मन, हम तो वैसे ही मरे, मतलब हमारी आदत ही उन्होंने इतनी खराब कर दी है कि हमारे अंदर कोई जान ही नहीं है। वो पूरी नौ इंसानी के दुश्मन है। और लड़ाओ बढ़ाओ मरवाओ, ये जो आप कहते हैं जी जंगें होती हैं इकोनॉमिक्स के लिए, इसके पीछे सारा वो शैतानी एजेंडा। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो जब आप मजहबी बुनियाद ये वाली लेके आएंगे ना, वो जो जंग शुरू हुई थी आदम अलैहिस्सलाम और शैतान की, वही कंटिन्यू उधर जाके ये फिट हो जाएगा। सही, ये दो हक मजहबों की जंग कहेंगे तो गलत बात है। ठीक, यही धोखा है। और जो बाद मुसलमान देने, ज़ाहिर है मुसलमान, हाँ मुसलमान क्या धोखा देगा, मजदूर किसी को क्या धोखा देगा जी, मुस्लिम स्कॉलर्स देंगे ना, बिल्कुल, जो 4 आयतें पढ़ सकते हैं, 2 हदीसें पढ़ सकते हैं, वो देंगे। और वो ये धोखा है जो दे रहे हैं कि जी वो उनका भी मजहब है, अल्लाह ने किताब उतारी थी, रसूल थे, भाई सब खत्म हो गया, मनसूख हो गया, खत्म। अब अल्लाह की रिप्रेजेंटेटिव उम्मत एक है और तमाम मराकज़ तौहीद की जायज़ वारिस वो है, और उसके मुकाबिल सारी शैतानत खड़ी है। और वो मज़ाहिब जो अपने आप को बरकरार रखे हुए हैं, या तो वो बहके हुए हैं या शैतान के जो है एलानिया अलाकार बने हुए हैं। ये है वो सारी चीज़ जिसको समझे कि तो असल में तो पाकिस्तान जो मुल्क बना है ना, ये इसकी असल अल्लाह ताला शायद यही काम लेगा, कैसे लेगा हम नहीं जानते, क्या तब्दीलियाँ आएंगी हमें नहीं मालूम, कहाँ से आएंगी हमें नहीं मालूम। बज़ाहिर हालात बहुत मायूस कुन नज़र आ रहे हैं, कहीं कोई खैर की रमक आपको नज़र नहीं आती, लेकिन अगर कहीं कोई उम्मीद कहीं से हो सकती है तो कहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है। और यहाँ पे आप देखें, ज़ाहिर है एक बंदा तो उठ के कुछ नहीं कर सकता, कोई ज़ियाउल्लाह का अकेला उठ के तो कुछ नहीं कर सकता, कोई बाजवा साहब भी अकेले उठ के कुछ नहीं कर सकेंगे, कोई मौलवी साहब उठ के कुछ नहीं कर सकते, फजलुर रहमान साहब कुछ नहीं कर सकते। वो कोई एक मतलब उसके लिए एक इज्तिमाइयत दरकार है, कोई एक इदारा चाहिए। पूरे कौम इकट्ठी होगी किसी पॉइंट, और कौम के इकट्ठे होने से पहले कोई ऐसा न्यूक्लियस तो हो ना जो पूरी कौम को अपने गिर्द इकट्ठा करे। वो देखें, फिर वही बात है, फिर जो आपको नजर आएगा तो एक ही इदारा नजर आएगा, और जिनकी हरकतें इन 20 सालों में या उनसे जो करवाई गई हैं वो ऐसी नहीं है कि कौम उन पर एतमाद कर सके। सही, कोई सोचने समझने वाला आदमी, अब ये बात करना ही मुश्किल हो गया है कि भाई उनके हक में आप कलमा खैर कहें। सही, ठीक है ना। और ये उनके 20-25 साल की पॉलिसियों के नतीजे में हुआ है। तो अब उनको असल में समझने की ज़रूरत है, कौम आपकी दुश्मन नहीं है, कौम मुल्क की दुश्मन नहीं है, लोग आपके दुश्मन नहीं है, जो आपकी पॉलिसियों पे तनकीद करते हैं वो भी आपके दुश्मन नहीं है। लेकिन कुछ आप भी तो अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं, और अब भी न फरमाएं तो मिट जाएंगे, मखलूक नहीं मिटेगी, आप मिट जाएंगे, क्योंकि आप हिट लिस्ट पे आ चुके हो। बिल्कुल, बाकी सारी चीज़ें समेटते समेटते अब जो भी वो शैतानी टोला है ना, उसने ये आखिरी जो आपका एसिड बचा हुआ है ना उसको निशाने पे रख लिया है। सही, तो अब तो समझो यार, अब तो सोचो ना, बिल्कुल, अब तो आपके फटने की बारी आ गई है ना। पहले तो मखलूक फटती रही है, अब आपके फटने की बारी आ गई है। तो अपने दोस्त दुश्मन को पहचाने, आप पहचाने। अच्छा सर, इस पॉइंट पे मैं आपको वापस लाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जो पैटर्न और एक मंजरनामा जो क्लियरली नज़र आता है बिल्ड होते हुए, आपने इज़राइल की बात की, और आपने जो अश्केनाज़ी ज्यूज़ जो अब वहाँ पे डोमिनेंट हैं, जो कि पूरी दुनिया की मईशत भी कंट्रोल कर रहे हैं। सर, अगर हम कहें कि ये वो फोर्सेस हैं जो शैतानी एजेंडे पे चल रही हैं और वो शैतानी मिशन को डिप्लॉय करने में इंस्ट्रूमेंटल हैं, तो फिर सर हमें ये देखना है कि अगर यूएई ने इनको आज एक्सेप्ट कर लिया है, और इसी तरह इंडिया, अमेरिका इनका स्ट्रेटिजिक पार्टनर है, और हम साउथ
चाइना सी का भी माहौल देख लें, वो ऑस्ट्रेलिया का देख लें, बरतानिया भी देख लें, तो फिर हमारे लिए ये चीज़ क्या बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है कि अगर हम अपना किरदार देखें तो किसी स्टेज पे खुदा ना खास्ता इज़राइल को एक्सेप्ट करने की अगर बात आती है, या वो लॉबीज़ जो यहाँ पे एक्टिव हैं या हो जाएंगी प्रो इज़राइल, तो फिर वो असल में शैतानी एजेंडे को ही सर्व करने के पीछे चल रही हैं। और इसी तरह सऊदीया का भी ये रिस्क है कि उसको आइसोलेट हमें नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अब तो ये पोलराइजेशन है, इसका मतलब है कि ये दो बड़ी फोर्सेस हैं। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने, बिल्कुल यानी असल बात यही है देखने की कि हमें पहली बात यह है कि सऊदीया को आइसोलेशन में नहीं जाने देना चाहिए, उसका हाथ पकड़ना चाहिए, हमारा भी उसमें फ़ायदा है, हम भी स्ट्रेंथन होंगे। यानी ये नहीं है कि हम उसी को फ़ायदा देंगे, हमारा बराबर का फ़ायदा है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा है, क्योंकि हम भी तो रिस्क पे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि सऊदीया को इस्तेमाल करके, यानी जो अमारात ने किया है ना, वो कोई ये समझ के थोड़ी किया मैं शैतान बनने जा रहा हूँ। सही, वो अपनी माशी मजबूरियों के तहत मफादात को उसके लिए गए, वो सारी बेगैरती उन्होंने कर ली यार, सारी दुनिया का मतलब क्या कहें यार, वो लोग क्यों आते थे अमारात देखने आते थे, वो जो उन्होंने गंद गोला हुआ है उनके होटलों में जो कुछ होता है उसके लिए आते थे ना। तो अगर उस हद तक वो गिर चुके हुए थे तो इसराइल को तस्लीम करना उनके लिए क्या मुश्किल बात है। तो ये तो बस अब वो उनका जो है ना हीरामंडी बना दी थी उन्होंने। तो अब ये है कि सऊदीया को आप अगर वो भी कुछ होश के नाखन लें, कुछ हमारी मुक्तदरा होश के नाखन ले, तो आप अमारात को भी वापस ला सकते हैं। सही, ठीक है ना, उनको भी समझा सकते हैं, बाकी मुसलमान मुल्कों को समझा सकते हैं। उधर तुर्की को अल्लाह ने कुछ गैरत दी, ये चलें वो भी हो जाएगा। और इधर आपके लिए मतलब सारे अंडे एक बास्केट में डालने की बात नहीं है, लेकिन चाइना आपको उसकी अपनी ज़रूरतें हैं कि आपके साथ ताल्लुक़ अच्छे रखें, तो उसी हद तक उसे रखें। उसके लिए सारा मुल्क मासी का वेड़ा ना बनाएं, लेकिन ये कि जिस हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है वो फ़ायदा दें और फ़ायदा लें, और वो जितना मिल सकता है वो लें। इंडिया आपके साथ नहीं हो सकता, ठीक है जी, इसराइल आपके साथ नहीं हो सकता, होगा तो धोखे का होगा। कोई आपको इसराइल तस्लीम करने का फ़ायदा नहीं है, ना माशी फ़ायदा है आपको, न आप मतलब आप सोचें सर हमने तस्लीम कर लिया तो क्या इसराइल इंडिया को छोड़कर हमारी तरफ आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा, मतलब कोई तुकी नहीं बनती। तो इसलिए बात सर फिर अज़ाइम भी तो है तो ना, हमें बात अच्छा इसमें फिर एक सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी 100 बातों की एक बात है। सर हमने कितनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की जिसके बदले में ये मुल्क बन गया था जी। आप आज भी तारीख पढ़ें ना, बिल्कुल आज पढ़ें, जो कुछ लिखा हुआ है सच लिखा है कि झूठ लिखा है वही पढ़ के देख लें, बनता नजर ही नहीं आता है, अचानक बन जाता है, समझ ही नहीं आती कैसे बन गया। बिल्कुल ठीक है। आपने और क्या जनाब सनत में तरक्की की, आपने एटम बम बना ली, कोई काम आपका ढलने का नहीं है, फिर भी तो यानी ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये मिन जानिबिल्लाह हो रही हैं। बिल्कुल। आप अगर इस उसूल पर खड़े हो जाएंगे और इस वक्त शैतान के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, अल्लाह आपको अकेला छोड़ देगा। छोड़ें चाइना को और फलाने को और फलाने को और डिगड़े को, और अल्लाह की मदद कहाँ से आती है ये हम सोच भी नहीं सकते। जिस अल्लाह ने यहाँ वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल कर ले वो उसके लिए काफ़ी हो रहता है। तो वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह पर से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है, कोई ना कोई हल उसके मसले का अल्लाह निकाल देता है। फिर उसको ये लगता है कि ये मैंने निकाला, वो अल्लाह ने निकाला होता है, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने क्रिएट की होती है। तो कहीं ना कहीं से अल्लाह कर देगा, आपके दुश्मनों को कमज़ोर कर देगा। तो हमारी सर्वाइवल इसी में है कि हम इस शैतानी चक्कर से निकलें, अल्लाह के साथ यकसू हो जाएं। और बाकी ये कि वो हमारी कमर पे पहले भी है, अल्लाह की मदद अरबों के साथ उस तरह नहीं रही है। बिल्कुल। और ये हमें मालूम है क्यों नहीं रही है। सर अभी कोरोना में देख लें, अल्लाह ने जो खुसूसी मदद की है, बिल्कुल, यानी हमें मालूम है कि अरबों के साथ क्यों नहीं। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम हो चुका उनके हक़ में। ये उर्दून वाले कौन है? ये आले रसूल में से नहीं हुई कि सबसे ज़्यादा ज़िल्लत और ख्वारी का शिकार वो हैं। बिल्कुल। अल्लाह की ये मदद अगर कहीं आप मुसलमान ममालिक में कहीं भी देखते हैं ना, वो आपको फिर पाकिस्तान के साथ नजर आती है। सही। तो ज़रा करके तो देखें यार, हम बेईमानी करें तो हमसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है, हम अल्लाह पे तवक्कुल ना करें तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि हमारे साथ तो हर वक्त शामिल आ रही है बाकियों की निस्बत। यानी सर ये टाइम आ गया है कि हम ईमान के साथ ज़रा इस्तिकामत दिखाएं और ज़रा खड़े हों कोई प्रिंसिपल्स पे, कोई मॉरल ग्राउंड। तू भी मोहम्मद की सदाकत की गवाही, ये टाइम आ गया है। ये अभी तक तो हम पढ़ते रहे हैं जी, और अब ये टाइम आ गया कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही दें।
बेशक, ठीक है। बेशक। और इश्क की बातें हमने की हैं, लेकिन उस इश्क का एक तकाजा और भी है, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। तो ये है वो मनसब इमामत, और इसी के लिए हमने बनाया मुल्क, और इसकी तरफ आएँ, अल्लाह की मदद भी आएगी, शामिल हाल होगी। अच्छा सर, बिफोर वी कंक्लूड, मैं आपसे एक लोकल हमारी जो पॉलिटिक्स है या इस वक्त जो पाकिस्तान का अपना एक मंजरनामा है, उस पर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक अब माहौल बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ अरसे से, जिसमें हम देखते हैं कि जो आपने भी बात की कि 90% लोग इस मुल्क में वो हैं जो मुल्क के साथ लॉयल हैं, मुल्क के पैट्रियट हैं, मुल्क को ज़ाहिर है कामयाब और स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो एक माहौल हमारे इदारों का रहा है, जिसकी वजह से वो मतलब खुश नहीं है, उनको कहीं ना कहीं विक्टिमाइज़ किया गया है, कहीं ना कहीं उनको जायज़ हकूक़ नहीं मिले या उनको कोई अदल का निज़ाम नहीं मुहैया किया गया, और उनको जो हाईजैक कर रही हैं ये जो एंटी स्टेट फोर्सेस हैं, ज़ाहिर है वो तो दुश्मन है, वो तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा सर, इसमें अब ये माहौल और ये ट्रेंड बढ़ता हुआ नज़र आता है। हम अगर सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड्स देखें तो ज़ाहिर है जब ये इदारे हमारे कोई गलत काम करते हैं या एक्स्ट्रा जुडिशल कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस पे जो आवाम का बैकलैश है वो बहुत एक्सट्रीम पे हमें अब नज़र आता है, और उसको प्रोपोगेट फिर एंटी स्टेट फोर्सेस भी करती हैं। तो इस पूरे मंजरनामे को जो एक रीजन के अंदर बिल्ड हो रहा है, या अलाइंसेस नई बन रही हैं हमें, और आपने जैसे कहा कि फिर कौम को अब यकजा करने की ज़रूरत है, तो इसका फिर क्या मतलब आप क्या एडवाइस करेंगे कि इस वक्त करने का क्या काम है कि हम उस थ्रेट से भी बचें? जो जब तक वो गिले नहीं दूर होंगे ना, तो एतमाद तो नहीं बहाल होगा। मतलब कुछ ज़रूरत ये है कि जो लोग नाराज़ हैं, जिनको गिले शिकवे हैं, सारी जमातें ना, पीपल्स पार्टी का जो बानी है आपने लटका दिया, ठीक है, नून लीग वाले को भगा दिया, या जो भी किया है वो करतूतें उनकी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन बहरहाल लोगों को तो वो जिस तरीके से हुआ वो लोगों को लगता है कि भाई ये जस्टिस नहीं है। सही, ठीक है। तो इसी तरह जो 9/11 के बाद मजहबी लोगों के साथ किया गया, जो फ्रंट एंड एलाय बने हम, एक तो ये है ना जो भी तशद्दुद हुआ, फलाना हुआ और बेउसूलियाँ हुई, वो अलग बात है, लेकिन जो जलील करने की कोशिश की गई है और जिस तरह उनको जो है वो घटिया साबित करने की कोशिश, जाहिल साबित करने की कोशिश की गई, जहालत की फैक्ट्रियाँ मदारिस को कहा गया, ठीक है, फिल्में बनी, ड्रामे बनाए गए, गाने बनाए गए, वो सारा कुछ बनाए। तो अब अगर आपकी ताकत की वजह से कोई आपके मुंह नहीं आता है, तो क्या इसका ये मतलब है कि किसी के दिल के अंदर भी आपसे नफरत नहीं पैदा होगी, बेजारी नहीं पैदा होगी? ये हो सकता है, ये इंसानी फितरती के खिलाफ है कि ऐसा हो। उसकी अक्कासी से सोशल मीडिया पे हो रही है, वो अक्कासी है जो आपको नजर आ रही है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो क्या है, इनमें से कोई शख्स मुल्क दुश्मन नहीं है। सही। आप अगर चेक वो एक्टिविटी आपको मुल्क दुश्मनी की नजर आ रही है, सही, तो उसको अगर आप पेनलाइज करें तो वो आपकी वजह से है। सही। उसको करेक्ट करने की जरूरत है। आप ठीक हो जाएंगे, सारे लोग आपके उसी तरह, लोगों को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है, और उसके लिए कुछ इकदाम करने की भी जरूरत है लोगों को। नहीं देखें, यानी अगर आप फर्क रखेंगे सोसाइटी और अपने दरमियान, तो कैसे, मतलब ये ज़बानी बातों से तो लोग ऑन बोर्ड नहीं आए। आप मतलब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं? वो भी है, जो भी ओहदों की भी है। देखें 17 ग्रेड का बंदा इधर भी है, 17 ग्रेड का बंदा इधर भी है, दोनों एक जैसे होते हैं? यानी मरात में बहुत फ़र्क है, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क तो बहुत छोटा सा, यानी कि क्लास सिस्टम बन गया। बिल्कुल क्लास सिस्टम बन गया, और फिर ये कि वो ऊपर जाके फिर क्लब बनता है, एक ख़ास क्लब वजूद में आ जाता है। सही। वो असल मालिक क्लब है पाकिस्तान का। तो ये मिल्कियत का तस्वुर ज़रा इसको आप वो ऑनरशिप आवाम को दें ना मुल्क की। सही। जैसे सर वेस्ट में होता है, वेस्ट में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसकी हम बहुत तारीफ़ करते हैं यहाँ बैठ के, वो यही है। मलकियत जो है, ओनरशिप जो है, फ्रीडम जो है, वो हकीकी तौर पे आवाम के पास है। अच्छा यही देखें, मतलब कोई मुल्क का दुश्मन कज़ाफ़ी भी तो नहीं था ना, उसने मुल्क की ऑनरशिप खुद ले ली थी, बिल्कुल, फिर वो इंजाम वो हुआ, ठीक है, उसके बाद लोगों का भी सत्यानाश हो गया, फिर वो फैशिस्ट बन गया। लेकिन लोगों को ये फैशिज्म पसंद नहीं होता। सही। सद्दाम भी मुहिब वतन था, पैट्रियट था, लेकिन वो भी ये समझता था मैं मालिक हूँ। फिर उसके खिलाफ लोगों की यानी जज्बात थे, जिनको कैश किसी और ने आके किया, जो सद्दाम का भी दुश्मन था और लोगों का भी दुश्मन था।
यहाँ पे कोई फर्द नहीं है, इदारा है। जो दुश्मन आएगा वो दोनों का दुश्मन होगा, लेकिन जो इस्तेमाल करेगा वो अवाम को अपने इदारे के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और गलतियाँ किसकी होंगी? वहाँ सद्दाम और कज़ाफ़ी की गलतियाँ थी कि उन्होंने ओनरशिप खुद रखी हुई थी। यहाँ इदारे की गलतियाँ होंगी। ये बात खुल के कहने की ज़रूरत इसलिए कि तभी तो इस्लाह मुमकिन है, नहीं तो अब तो सर पे आ गया है, ये होना ही होना है, कल होना है। और वो दुश्मन के एजेंट जो है ना, वो कहीं इधर उधर कोनों खतरों में नहीं है। वो आपका कोई इदारा नहीं है जिसमें घुसे हुए ना हो। हर जगह वो आपके पॉलिटिशियंस में भी हैं, वो जुडिशरी में भी हैं, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, वो आपके अंदर भी हैं। कोई जगह नहीं है जो बची हुई हो। यानी सर नेशन बिल्डिंग, वो सहाफत में भी हैं। नेशन बिल्डिंग की ज़रूरत है, और उसके लिए हम, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारा सर्वाइवल उसके ऊपर इसी के ऊपर है। कोई अकेला एक और ये जो इदारा आपसे नहीं, पैसे लेके जो आपके लिए ना जो प्रोपेगेंडे करते हैं, ये अब आपको नहीं बचा सकते। क्या फ़र्क पड़ता है राय आम्मा पर उन लोगों के तबसरों का और उनके प्रोग्राम करने का और मजमून लिखने का? कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। एक दूसरे से एक माहौल चाहिए लोगों को जिसमें अदल सिर्फ हो ही ना बल्कि नजर आए। एतमाद तब बहाल होगा। और एक दफ़ा आप एतमाद इस कौम का बहाल कर दें, पोटेंशियल इसका दुनिया थरथराती है। बिल्कुल पोटेंशियल है, और बस उस एतमाद की ज़रूरत है। तो आज मेरा ख्याल है हमने काफ़ी कुछ लोगों का जहन बोझल कर लिया है, तो इस पर हम इत्तेफाक करते हैं। और खुल के बातें हुई हैं, खुल के बातें आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल, अगर ज़िंदगी रही ठीक होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।